नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप लोगों के बीच एक नई कहानी के साथ मौजूद हूँ। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं हर कहानी की तरह दो बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक, कि ये बिल्कुल ऑडियो बेस्ड चैनल है, तो आप अपना मोबाइल, अपना जो भी डिवाइस में आप देख रहे हैं उसे साइड में रख के कान में ईयरफोन लगा के आराम से कहानी का मजा ले सकते हैं। दूसरा, कि यहाँ पे हम किसी भी बिलीफ को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये बिल्कुल आप पे है। अगर आप इन कहानियों पे भरोसा करते हैं तो ये आपकी मर्जी, आप नहीं करते तो ये भी आपकी स्वेच्छा है। तो चलिए बिना वक्त को गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक नीता नाम की लड़की की, जो कि काफी पढ़ी लिखी थी। नीता पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। नीता ऐसे कहें तो अपने फैमिली के लिए फर्स्ट पर्सन का काम करती थी, क्योंकि नीता घर की बड़ी बेटी थी और पिताजी के ना होने के कारण नीता को ही घर की देखभाल करनी पड़ती थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो अभी स्कूल में ही पढ़ रहा था। उसकी माता जी एक सामान्य हाउसवाइफ थी। यह परिवार एक छोटा परिवार पर बेहद खुश परिवार था। ये लोग अपनी जिंदगी में खुश थे। ये कोलकाता के पास एक शहर आसनसोल में रहा करते थे। वैसे नीता तो कोलकाता ही रहती थी। इसके माँ और इसका छोटा भाई आसनसोल में रह के अपना गृहस्थी चला रहे थे, जबकि नीता कोलकाता के एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम के पोस्ट पे काम कर रही थी। चूंकि नीता के पिताजी तो थे नहीं, पर उनके पिताजी के दो भाई थे जो कि गांव में रहा करते थे और नीता की प्रॉपर्टी का देखभाल करते थे। मेरे कहने का मतलब कि नीता के हिस्से में जो प्रॉपर्टी है उसका देखभाल वही किया करते थे। एक दिन की बात है जब नीता को कॉल आया उनके चाचा जी के द्वारा। चाचा जी ने कहा कि बेटी, सबसे पहले एक मुबारक खबर है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन की शादी तय हो गई। जी हाँ, वो अपनी बेटी की बात कर रहे थे, यानी कि नीता की चचेरी बहन। उसकी शादी गांव में ही किसी दूसरे गांव के लड़के से शादी तय हो चुकी थी। तो उन्होंने इनवाइट करने के लिए नीता को कॉल किया। बोला कि मैंने तुम्हें पहले कॉल किया है, अब मैं तुम्हारे माँ माँ को भी कॉल करके बता दूंगा। तुम्हें निर्धारित समय पे गांव में आ जाना है, शादी से कुछ रोज पहले आना। तुम्हें आके अपनी बहन का साथ भी तो बटाना है, उसे सिखलाना है, उन्हें तजुर्बा देना है कि मेहमानों का आदर कैसे करते हैं, वो अपने ससुराल में कैसे बिहेव करेगी। ये सब चीज़ें तुम्हें सिखाओगी। तुम तो पढ़ी लिखी हो, एक बड़ी कंपनी में जॉब करती हो। तुम्हें तुमसे कुछ नॉलेज उसे भी मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि नीता जी के चाचा जी इतनी प्यारी प्यारी बातें उनसे क्यों कह रहे हैं, ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तो दरअसल इसके पीछे ही कहानी है। नीता के हिस्से की जो जमीन है उस पे उनके चाचाओं की नज़र है, क्योंकि इसके पिताजी, नीता के पिताजी का देहांत हो चुका है और वो लोग ये जमीन हड़पना चाहते थे। और इसके वजह में उन्होंने सोचा कि प्यार से फुसला के बहला के ये काम किया जा सकता है। और इन्हीं कुछ ही जमीनी विवादों के चलते नीता की उनके चाचाओं से बनती नहीं थी। उनकी आपस में बात भी बहुत कम हुआ करती थी। पर नीता के चाचा जी इस बार बहुत अच्छी अच्छी बातें करके इन्हें घर को बुलाना चाहते थे। नीता ने ये बात अपनी माँ के साथ डिस्कस किया कि चाचा जी ने फ़ोन किया था। तो माँ ने बोला कि हाँ हाँ, उन्होंने मुझे भी फ़ोन किया था, उनकी बेटी की शादी तय हुई। तो तुम क्या सोच रही हो नीता, हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। नीता ने बहुत सोचा, फिर बोला माँ, मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। एक बार चल के देख के तो आए, घर पे कैसा चल रहा है सब कुछ, गांव की जमीन का क्या हाल है, वहाँ क्या हो रहा है, कैसी खेती चल रही है, थोड़ा हम भी तो देख के आए एक बार। कुल मिला जुला के फैसला ये किया गया कि अब ये लोग गांव जा रहे थे शादी के लिए। सब कुछ तैयारियां शुरू हो गई। ये लोग निर्धारित समय से पहले घर को प्रस्थान कर गए। ये गांव पहुंचे। गांव में रह रहे परिवार ने काफी खुशामदी की, काफी अच्छे से इनका स्वागत किया और इन्हें इनके कमरे में भेज दिया गया, जो कमरा कभी इनके पिताजी का हुआ करता था। ये लोग नहा धोआ के फ्रेश हो ही रहे थे, तभी अचानक से कमरे में चाची जी आई और चाची चाय का प्याला लेके आई थी
और बैठ के बातें करने लगी। वो बोली कि नीता, तू तो बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है, तेरी तो ब्याह किसी बड़े कंपनी के किसी बड़े आला अफसर से ही होगी। चाची जी ये बोल के हंस रही थी। नीता भी उन्हें देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दी और फिर वो अपने काम पे ध्यान देने लगी। फिर चाची ने बोला कि देख, मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आई हूँ। और चाय का प्याला रख के वो जाने लगी। दरवाजे पे जाके चाची जी रुकी और मुड़ी और फिर कहा, हाँ नीता, मैं तो बताना ही भूल गई, और अपनी मम्मी को भी बता देना कि आज रात में एक पूजा है जो रात में स्टार्ट होगी, 11 और 12 के बीच में। नीता को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी कि चाची जी, ये कैसा पूजा है जो रात के 11 बजे से स्टार्ट होगी। तो चाची जी ने बोला कि जरा धीरे बोल, ये सब बातें जोर से नहीं बोली जाती। असल में ये है कि तेरी जो बहन है, वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रही थी, उसके कुंडली में कुछ दोष है, और यह दोष हमने लड़कों वालों से छुपाया है। इसके एवज में पंडित जी ने हमें यह बोला है कि एक पूजा करनी होगी। ये पूजा सबसे छुप छुपा के ही की जाती है, यह पूजा रात में की जाएगी ताकि गांव वालों को और पता ना चले इसके बारे में। नीता का गांव से ज्यादा कुछ ताल्लुक था नहीं। वह गर्मियों की छुट्टियों में ही आया करती थी पिताजी के साथ, तो उसे यहाँ की चाल ढाल के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उसे लगा कि हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ होता हो। सब कुछ सही रहा। चाची जी चली गई। नीता ने अपना चाय का प्याला खत्म किया। फिर यह लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। रात के खाने के वक्त चाची ने एक बार फिर से टोका, तुम लोगों को याद है ना, हमने बोला था एक पूजा है, तो सोना मत, सभी जगह रहना, पूरे परिवार को वहां उपस्थित होना बिल्कुल बेहद जरूरी है। नीता ने बोला कि हाँ चाची जी, हमें पता है, हम सब लोग वहां उपस्थित रहेंगे, आप चिंता ना करिए। फिर खाना खत्म करके सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। 10:30 का वक्त हो रहा होगा। तब चाची जी ने दरवाजे पे फिर एक बार दस्तक दी। बोली, बेटी नीता, अपनी मम्मी को जगाओ, वो नीचे चलो, पंडित जी आ गए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। सब लोग नीचे पूजा के पास पहुंचे। नीता भी पहुंची, उनकी माता जी भी पहुंची, सब लोग पहुंचे। पर पंडित जी जैसे नहीं दिख रहे थे। असल में वो एक पंडित नहीं, तांत्रिक थे। ये बात मैं नीता के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, क्योंकि नीता को उस पंडित थोड़े से अनयूजुअल लगे। तो चाची जी ने बोला कि अरे, ये तुम, ये यहाँ पे मत टोको कुछ भी। ये जो भी है, इन्हें बहुत ज्ञान है, इन्हें ही पता है कुंडली का दोष कैसे मिटाना है। तुम बस चुपचाप पूजा में बैठो। नीता भी भाई सोची कि उनकी बेटी जो चाहे वो करे। वो लोग पूजा में बैठ गए। पूजा पूजा शुरू हुआ। पूजा शुरू हुआ तो उन्होंने कुछ मोमबत्तियां जलाई। तांत्रिक की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ मोमबत्तियां जलाई। मोमबत्तियां जला के उसके इर्द गिर्द कुछ सामान रखा। यह सिलसिला लगभग आधे घंटे तक चला। नीता को वैसे कुछ याद नहीं एग्जैक्टली उस रात क्या क्या हुआ, पर हाँ इतना याद है कि अंतिम अंतिम में पंडित जी ने, या ये बोले कि तांत्रिक जी ने, अंतिम अंतिम में कुछ प्रसाद दिया। सबको उसको ग्रहण करना था। सबने प्रसाद खाया। फिर पंडित जी ने एक कटोरी निकाली। उस कटोरी में एक एक बोतल से दूध डाला। वो बोतल और वो दूध वो अपने साथ लाए थे। वो कटोरी भी उन्हीं की थी। कटोरी और में दूध डाल के उन्होंने बोला कि घर में जो एक कन्या कुंवारी हो, उसे यह दूध पिला दिया जाए। तो चाची ने नीता की तरफ देखा। नीता बोली कि पंडित जी, ऐसा क्यों, ये क्या विधि है कि बस कुंवारी कन्या ही पी सकती हैं। तो पंडित जी ने, या यूं बोलो तांत्रिक ने, ये जवाब दिया और बोला कि यह बहुत दिव्य शक्ति की प्रसाद है, इसे इनकार नहीं करते, इस पे एक सवाल नहीं करते, इसका जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ। तो इस पे नीता ने कहा कि तो ठीक है, चाचा जी की भी बेटी है, वो भी अभी कुंवारी है, उसकी शादी हुई नहीं, अभी तो होने वाली है। तो पंडित ने टोका कि नहीं, उसकी शादी होने वाली है, वो ग्रहण नहीं कर सकती, तुम इसे पी लो। नीता की तरफ चाची जी ने बहुत ही करुणा के भाव से देखा, मानो कि चाची जी की आंखें बोल रही थी कि प्लीज नीता, इसे पी लो मेरी बेटी की खातिर। तो नीता ने भी ज्यादा सवाल जवाब किए बिना वह दूध ग्रहण कर लिया। उसने वह दूध पी लिया। सब कुछ अच्छा रहा। पूजा संपन्न हुई।
पंडित को कुछ दक्षिणा दिया गया। चाचा जी घर के बाहर ले जाके पंडित जी से आपस अकेले में बात कर रहे थे। फिर हम लोग ने चाची से पूछा, चाची जी क्या हम अपने कमरे में जा सकते हैं? चाची जी ने बोला, जरा रुको, एक बार चाचा जी को तो आ जाने दो। चाचा जी अंदर आए। हमने चाचा जी से बोला, चाचा जी सब कुछ सही रहा? चाचा जी ने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल सब कुछ सही रहा, आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए, आराम फरमाइए। फिर इस पे हम लोग ऊपर आ गए अपने कमरे में। हम सब सो गए। सवेरा हुआ। सवेरे नीता का बदन काफी टूट रहा था। उसको माथा में हल्का हल्का दर्द सा था। नीता ने यह बात अपनी माँ को बताई कि माँ पूरा बदन टूट रहा है, सर में दर्द सी है। माँ ने बोला कि हाँ कल हमने सफ़र किया है ना, तो हो सकता है कि सफ़र की तुझे आदत नहीं है, इस वजह से हो रहा हो। तू कोई दवा खा ले। नीता ने भी वैसा ही किया, वो एक दवा खा ली। उसे थोड़ा सा आराम हुआ। फिर शाम को संगीत का फंक्शन था घर में। सबने संगीत के फंक्शन में शरीक किया। उसके बाद से धीरे धीरे रात हुई। रात होते ही नीता को फिर से वो सर दर्द, बदन दर्द सब कुछ होने लगा। नीता को लगा कि शायद ये संगीत में नाच गाना जो हुआ उसके वजह से है। उसने फिर एक दवा खा ली। उसे फिर आराम का महसूस हुआ, वो फिर सोने चली गई। सुबह भी नीता के शरीर में हल्का हल्का दर्द का एहसास हुआ। जब वो नींद से उठी तो उसका माथा भारी लग रहा था। उसके शरीर में दर्द थी। पर उसने किसी को तंग करना सही नहीं समझा, क्योंकि आज शादी का दिन है, और शादी के दिन किसी को परेशान करना उसे सही उचित नहीं लग रहा था। तो वो इन चीज़ों को इग्नोर करती रही, और उसने सब कुछ हैंडल किया। एक दवा ले लेती थी और बाकी के कार्यों में लिप्त हो जाती थी। ऐसे करते करते शादी का दिन भी बीत गया और शादी संपन्न हुई। नीता इस बार कुछ छुट्टी लंबी लेके आई थी, तो उसने एक सप्ताह गांव में ही रहने का अपना प्लान बनाया था। पर ये उसके साथ हर रोज होने लगा। वो जब भी सो के उठती उसका पूरा बदन टूट रहा होता था। उसका माथा भारी हुआ करता था, और ये चीज रोज का हो गया था। नीता ने एक डॉक्टर को दिखाना सही समझा। वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने अपनी जांच पड़ताल की। उसे कुछ अनयूजुअल नहीं लगा। डॉक्टर ने भी वही दवाइयाँ लिखी जो नीता पहले से ले रही थी। एक रोज की बात है, उन्हीं 7 दिनों में से एक रोज की बात है, जब नीता गांव पे ही थी, कि नीता को अचानक से बहुत तेज सर दर्द स्टार्ट हुआ। इतना तेज सर दर्द स्टार्ट हुआ कि नीता रोने लगी। पहले तो नीता बहुत तेज रो रही थी। उसे रोता सुन घर के सभी सदस्य वहां दौड़ के आ गए। उसकी माँ ने रोते हुए पूछा कि बेटी क्या हो रहा है तुझे, रो क्यों रही है? तो नीता ने बोला कि मेरा माथा फटने को आया है, अभी लग रहा है कि मेरा सर फट जाएगा। यह सुन के चाची ने चाचा की तरफ देखा। चाचा ने चाची की तरफ देखा, मानो वो कुछ छुपा रहे थे। नीता धीरे धीरे चीखने पे आ गई। नीता चीखने लगी। जैसे ही नीता ने चीखना शुरू किया, चाची वहां से दौड़ के नीचे भागी अपने कमरे की तरफ। चाचा जी ने भी बोला कि तुम इसका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। यह बोल के चाचा जी भी नीचे चले गए। अब कमरे में बस नीता, उसका छोटा भाई और उसकी माँ माँ ही रह गई थी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि वह एक 4 कमरों का मकान था, जिसमें नीचे के 2 कमरों में 2 चाचा रहते थे, और एक कमरा घर के बाहर हुआ करता था जिसे कोठरी बोलते हैं। तो उस कमरे को में कुछ सामान पड़े हुए थे, और ऊपर के माले पे बस एक कमरा था जो नीता और उसके परिवार को दिया गया था। नीता को चीखता देख नीता का छोटा भाई बिल्कुल सहम सा गया था। वो डर सा गया था, क्योंकि नीता की चीखें धीरे धीरे बदल रही थी। वह अब एक यूजुअल चीखें नहीं थी। उसकी चीखों की तीव्रता घटती जा रही थी। वह चीखें अब ज्यादा भारी आवाज कर रही थी, मानो जैसे कि कोई एक मर्द चिल्ला रहा हो। वह चीखें इतनी भारी हो गई कि एक वक्त को नीता की माँ डर गई, और वो नीता से थोड़ी दूर आ गई। वो बोली कि ये क्या हो गया तुझे, तेरी आवाज को क्या हुआ? इस पे नीता बिल्कुल बिल्कुल भी इस पे वो रिएक्ट नहीं करी। वो बस जिधर देख रही थी उधर देखते हुए और तेज चिल्लाने लगी। वो चिल्लाहट अब घर में माहौल डर का बना चुका था। सब लोग डर गए थे। नीता की माँ रो रही थी, डर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समय कैसा रिएक्ट करें। वो बिल्कुल ही सूध बूध खो चुके थे। एक वक्त को उन्हें लगा कि वो इनकी बेटी नहीं है, वो कोई और है। पर वो माँ थी।
वो उसे छोड़ के भाग भी नहीं सकती थी, वो बस देख रही थी। फिर उन्होंने बहुत हिम्मत किया और नीता के पास जाके खड़ी हो गई, उसे सीने से लगाने का प्रयास किया। उस पे नीता भड़क के उन्हें धक्का दिया। धक्का देते ही नीता की माँ कुछ दूर जाके गिर गई। उनका छोटा भाई ये देख के रोने लगा। वो चिल्लाने लगा कि दीदी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, दीदी तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इस पे नीता पीछे मुड़ी। वो इसके पीछे खड़ा था और पीछे मुड़ के लात से वार किया अपने भाई के ऊपर। नीता का भाई कुछ दूर जाके गिर चुका था। नीता की आंखें लाल हो चुकी थी। नीता का भाई से नीता का चेहरा देखा नहीं जा रहा था। आंखें इतनी लाल कि मानो वो आंखें बाहर आने को हैं। और वो अपने भाई की तरफ मुड़कर बोली कि मैं तुम लोगों को खत्म करने ही तो आई हूँ। मैं तुम्हारे खून से अपना प्यास बुझाने ही तो आई हूँ। तो मैं चिल्लाऊं नहीं तो करूँ क्या। मुझे तो तेरा खून पीना है। तू मुझे अपना खून खुद से दे दे, मैं चिल्लाना बंद कर दूंगी। मैं माँ को तेरी मारना बंद कर दूंगी। नीता के माँ को समझ में आ गया था कि यह हो ना हो कुछ और है, यह नीता तो नहीं है। नीता की माँ ने तुरंत नीचे जाने की कोशिश की, पर वो जा भी नहीं सकती थी क्योंकि उनका बेटा फंसा हुआ था। वह दरवाजे से वापस लौट के आई और बोली कि सुन, तुझे खून चाहिए, मैं तुझे खून दूंगी। ला, मेरे बेटे को इधर कर, उसका खून मैं देती हूँ। इस पे नीता पीछे मुड़ी और बोली, बुढ़िया, तू कुछ नहीं कर सकती। तू जो सोच रही है ना, वो यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ कुछ और होने वाला है। और यह बोल के वो जोर जोर से हंसने लगी। वही मर्दाना हंसी, इतनी खौफनाक हंसी कि शायद वहाँ 3-4 लोग एक साथ हंस रहे हो, ऐसा मालूम पड़ता था। नीता पीछे मुड़ी और अपनी माँ को गले में हाथ लगा के उठा लिया और बोला कि क्यों रे बुढ़िया, तू इस जमीन पे कुंडली मारने आई है, तुझे ये जमीन चाहिए। मैं तुझे भेजता हूँ ऐसी जगह जहाँ तुझे बहुत सारा जमीन मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। तुझे ये सब चीज छोड़ देनी पड़ेंगी। अब मैं तुझे वहां भेज ही देता हूँ। और इतना कह के वो नीता की माँ को और ऊपर उठाने लगी। नीता अपनी माँ को अपने हाथ से उठा रही थी। उसके भाई को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इतनी ताकत उसमें आ कहाँ से रही है। नीता के माँ ने हड़फड़ाहट में अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिए। संजोग से उनके हाथ में ऊपर लगी हुई एक बल्ब आ गई। वह बल्ब काफी गर्म थी, पर फिर भी नीता की माँ ने वह बल्ब निकाला और नीता के सर पे दे मारा। उससे नीता को कुछ फर्क नहीं हुआ, मानो कि उसे जैसे एक चींटी ने भी नहीं काटा हो। उसने इतना भी रिएक्ट नहीं किया। उसके भाई से अब ये देखा नहीं जा रहा था। वह सोचा कि मुझे कुछ तो करना होगा माँ को बचाने के लिए। बहुत हिम्मत करके वह इधर उधर देखने लगा कि कुछ तो मिले जिससे मैं इस पे वार करके अपनी माँ को बचा सकूं। तभी अचानक से उसकी नजर गई रख बगल में रखे हुए एक पानी के जग पे, जो एक स्टील का पानी का जग था। उसने वह जग उठाया और दौड़ के आके नीता के सर पे मारा। इतना तेज मारा, इतना तेज मारा कि झन्नाहट में नीता उसकी माँ को फेंक के नीचे फेंक के पीछे की तरफ मुड़ी। जैसे ही पीछे को मुड़ी, तैसे ही नीता की माँ ने अपने बगल में पड़े हुए एक डंडे को उठाया और ले जोर से मार दिया नीता के माथे पे। जब नीता के माथे पे जोर से डंडा पड़ा, नीता झन्ना के नीचे गिर चुकी थी। उसके नीचे गिरते ही उसकी माँ उसके बेटे को लेके नीचे की तरफ भागी और जाके देखती है कि नीचे चाचा और चाची बैठे हुए हैं, असोरे में घर के बरामदे में बैठे हुए हैं, मानो जैसे कि वो ऊपर कुछ हो जाने का इंतजार कर रहे थे। फिर वो चाची ने पूछा, सॉरी, नीता के माँ ने पूछा कि तुम तो जाने वाले थे डॉक्टर के पास, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो चाचा ने बोला कि यकीन मानो भाभी, मैं जाने ही वाला था, मैंने फोन भी किया डॉक्टर को, पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। उसके कंपाउंडर ने फोन उठाया और वह बोला कि डॉक्टर साहब अभी नहीं है, कल सुबह ही बात हो पाएगी, इसलिए मैं जा नहीं पाया। तुम इतनी घबराई हुई नजर क्यों आ रही हो भाभी, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऊपर नीता ठीक तो है। मानो जैसे उन्हें काफी निराशा हुई इन्हें जिंदा देख के, ऐसा उनकी आंखों में लग रहा था। वो काफी डरे हुए थे। तो इस पे नीता की माँ ने रिएक्ट किया कि हाँ, हम बस बच गए, हम बस जिंदा बच गए, यही काफी है। पर मैं तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि मेरी बेटी को बचा लो।
उसके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। इन लोगों की आपस में बातचीत चल ही रही थी, तब तक से सीढ़ी पे किसी की आहट महसूस हुई। वो कोई और नहीं, एक परछाई जो इन्हें देख के इनकी रूह तक खड़ी हो गई। वह नीता की थी। उसके बाल बिखरे हुए, वो पता नहीं कहाँ देख रही थी, पर वो नीचे को आ रही थी। नीचे एक एक कदम ऐसे रख रही थी जैसे वो नशे में हो। उसको सूद बूद नहीं हो कि वो क्या कर रही है। जैसे एक नशे में पिया हुआ आदमी बिहेव करता है, वैसा नीता बिहेव कर रही थी, मानो वो पागल हो चुकी हो। वो नीचे आई। नीचे आके उसने अपने माँ की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोल रही थी। उसकी आंखें फटी 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 सी बड़ी बड़ी आंखें को आंखों से देखते हुए बोल रही थी कि मैं आज तेरा खून पीकर ही चैन लूंगी, तभी मेरे कलेजे को शांति मिलेगी। इतना बोल के वह सीढ़ी पे से कूद गई। कूद के और सीधा अपनी माँ के कलेजे पे जाके बैठ गई। वहां पे खड़े उसके चाचा चाची भागना शुरू कर दिया। वो वहां से भाग के अपने कमरे में जा रहे थे, तभी उनके पीछे पीछे नीता का छोटा भाई भी कमरे में घुस गया और अंदर जाकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। इस पे नीता अपनी माँ पे चढ़ी हुई थी। पता नहीं नीता की माँ को क्या ख्याल आया। उसे लगा कि ये जो भी है, ये मेरे खून से ज्यादा प्यासा अपने छोटे भाई के खून का प्यासा था, क्योंकि उसने ऊपर पहले उस पे ही हमला करने की सोची थी। तो इसने बोला कि तू तो छोटू को मारने वाली थी, तू मेरे पीछे क्यों पड़ गई? छोटू तो उस कमरे में है। नीता अचानक से रुक गई। वो उसके ऊपर से उठी। वह जाके दरवाजा पीटने लगी। चाचा चाची दरवाजा नहीं खोल रहे थे। नीता थोड़ी पीछे आई और जोर जोर से दरवाजे पे धक्का मारने लगी। दरवाजा अब जर्जर सा हो चुका था, मानो कभी भी टूट जाए। फिर इस पे नीता थोड़ी सी दूर पीछे जाके दौड़ के आई और दरवाजा पर लात मार के दरवाजा को तोड़ दिया। वह अंदर गई। अंदर छोटू चाचा और चाची के साथ दुबका हुआ था। वह चाचा का पैर पकड़ा हुआ था। वह नीता छोटू को पकड़ के पैर से पकड़ के खींचने लगी। छोटू ने चाचा का पैर पकड़ा हुआ था। इस पे नीता को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह छोटू को छोड़ के चाचा को ही पैर से पकड़ ली और उसके पैर तोड़ दिए। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चाचा का पैर तोड़ दिया, जैसे वो एक लकड़ी हो, एक पतली सी लकड़ी। वैसे उसने उसका पैर तोड़ दिया बीच से। यह सब देख के चाची की चीखें निकल पड़ी। चाची दौड़ के भागी। चाची ने बोला कि तुम हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। हमने ही तुम्हें बुलाया है, हमें छोड़ दो। हमने तुम्हें आसरा दिया, तुम्हें एक नई जिंदगी दी है, हमें छोड़ दो। यह सब सुन के नीता की माँ की मानो जमीन तले पैर पैर तले जमीन ही निकल गई कि ये क्या बोल रही है। नीता के चाची को चिल्लाते देख वहां बस नीता की माँ ही परेशान नहीं थी, बल्कि बाहर के कोठरी में बैठा हुआ एक और इंसान परेशान था। वह, जी हाँ, वह इंसान था वही पंडित, वही तांत्रिक जिसने ये सब कुछ किया था। उसे पता था कि किस रात को ये सब खेल होने वाला है। वह तुरंत दौड़ के कमरे में आया। उसने अपनी थैली में से कुछ निकाला और नीता के सर पे दे मारा। उसके बाद नीता बेहोश होके जमीन पे पड़ी हुई थी। फिर उसने मतलब जो तांत्रिक था, उसने चाचा और चाची, नीता के जो चाचा और चाची थे, उनको बोला कि देखो, मैंने पहले ही कहा था ना कि ये चीजें किसी की वश में नहीं होती। तुम्हें लगता था कि यह बस अपने परिवार को खत्म करेगी, पर देखो पासा उल्टा भी पड़ गया ना। मैंने तुम्हें पहले ही सचेत सचेत किया था कि इन सब चीजों में थोड़ा होशियारी बरतने की जरूरत है। तांत्रिक को यह सब बोलता देख नीता की मम्मी माथा पकड़ के रोने लगी और वो चिल्लाने लगी कि अगर तुम्हें अपना हिस्सा ही चाहिए था तो मांग लेते, कोई और तरीका कर लेते। तुमने लालच में सबको मारने का सोचा। मैं समझ गई, मैं सब कुछ समझ गई कि यह सब भूत प्रेत तुम्हारा ही बुलाया गया चीज था। और इतना कह के वो रोने लगे। फिर वह तांत्रिक से बोली कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे बेटी को बचा लीजिए। वह मेरी फैमिली की वही मेरी फैमिली के लिए रोटी कमा के लाती है। वही इस घर की सबसे बड़ी बेटी है, आप उसे बचा लीजिए। तांत्रिक ने बोला कि तुम चिंता मत करो, मैं ये मुझे करना ही होगा। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये जो भी चीज़ इसके अंदर है वह
किसको मार दे किसको खत्म कर दे इसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। और तांत्रिक ने अपनी पूजा विधि स्टार्ट की, नीता को बांध के तांत्रिक ने लिटाया और उस पे फिर से वही पूजा की गई। फिर से दूध का कटोरा निकाला गया और उसे दूध पिलाया गया। कुछ समय बाद जाके नीता को होश आया और नीता बिल्कुल ठीक थी। तो दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। मैं कल आपसे फिर मिलूंगा, आपका दोस्त कहानी वाला, एक नए कहानी के साथ।